नमस्कार, मैं सरजू प्रसाद। आज हम बात करेंगे वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण अर्थात इवेपोरेशन आज के यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है और प्रतियोगी परीक्षा हेतु जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे वाष्पीकरण क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे और इसके बाद हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी समझेंगे कि वाष्पीकरण किस प्रकार से होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझेंगे और इसके बाद लास्ट में हम वाष्पीकरण का महत्व भी देखेंगे। साथ ही कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कक्षा 9वीं के लिए भी बहुत आवश्यक हैं, जिसमें पूछा जाता है कि मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जल्दी ठंडी क्यों होती है, तेज हवा में कपड़े क्यों सूख जाते हैं और किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं और क्यों सूखते हैं। इसके बारे में भी, इन प्रश्नों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पूरा देखें और इसमें से जानकारी को प्राप्त करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव जो जैसे कि जल की सतह के अणु ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। यह तब होता है जब द्रव के अणु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने आसपास के आकर्षण बलों को तोड़कर वातावरण में वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। अर्थात क्वथनांक के पूर्व ही सतह के जो अणु होते हैं, पदार्थ की द्रव अवस्था में जो सतह में जो अणु होते हैं वो एक विशेष बंध के द्वारा जो सभी अणु बंधे रहते हैं, लेकिन सतह के अणु ऊपर से कुछ ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और वातावरण में वो चले जाते हैं, अपने जो उनकी बंधन ऊर्जा है उसको पार कर जाते हैं और वो गैस के रूप में हवा में चले जाते हैं। इसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे कि वाष्पीकरण का किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम देखें। सबसे पहले जो सतह के अणु होते हैं, तो सबसे पहली घटना जो होती है ऊर्जा का अधिग्रहण। जब किसी द्रव की सतह पर तापमान बढ़ता है तो उसके अणु अधिक गतिशील हो जाते हैं। वे अपनी सतह के आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर अणुओं का मुक्त होना। जैसे ही कुछ अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, वे द्रव की सतह छोड़कर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश। वाष्प बनने के बाद अणु वायुमंडल में फैल जाते हैं। इस प्रकार द्रव की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। हमें पहले भी बताया है कि पदार्थ के प्रत्येक अणु क्या होते हैं, उनमें आपसी आकर्षण बल होता है। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही ज़्यादा वह पदार्थ स्थायी होता है, अर्थात उसका आकार होता है। और पदार्थ के बीच का आकर्षण बल, जो कणों का आकर्षण बल है, वो जितना कम होता जाएगा, पदार्थ के कण अब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये पदार्थ का वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक में है, उसको भी जाकर जरूर देखें कि पदार्थ अपनी अवस्था कैसे बदलते हैं। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था, उसको भी जाकर आप अवश्य देखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पदार्थ के अणु को समझाया गया है कि पदार्थ के अणु किस प्रकार से एक बंध में बंधे रहते हैं और उन बंधों में हम यहाँ पास देखेंगे। एक यहाँ पास देखिए कि ये पदार्थ के अणु किस प्रकार से यहाँ बंध में बंधे हुए हैं और ये पदार्थ के अणु जो हैं यहाँ से ऊर्जा को प्राप्त करके और ये वातावरण की ओर मुक्त होते हैं, वातावरण की ओर ये निकलते हैं, एक दूसरे के बंधन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं और ऊपर की ओर इस सतह को छोड़कर चले जाते हैं, गैस के रूप में बदल जाते हैं। अभी ये आपस में बंधे हुए अणु हैं और ये जैसे ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो केवल सतह के अणुओं के बारे में हम देख रहे हैं कि सतह के अणु जो हैं अपनी सतह के बंधन ऊर्जा को पार करते हैं और यहाँ से ये सतह को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और जैसे ये द्रव का ये यहाँ पास से अभी ये है, ये धीरे धीरे इसका स्तर कम होने लगेगा और यहाँ के जो अणु हैं एक एक करके इस प्रकार से ऐसे यहाँ की ओर जाने लगेंगे। इस प्रकार ये सतह से ऊपर की ओर चले जाते हैं, अपने बंधन को तोड़ करके चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, उनसे संबंधित यहाँ पास पहला कारक है तापमान। तापमान जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही
तीव्र होगा, क्योंकि अधिक तापमान पर अणुओं में अधिक ऊर्जा होती है। सतह का क्षेत्रफल, द्रव की सतह जितनी बड़ी होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि अधिक अणु सतह पर होंगे। जितने ज़्यादा अणु सतह पर होंगे उतना ज़्यादा उसमें वाष्पीकरण भी होगा। तापमान के बारे में अभी हम इससे संबंधित हर एक में उदाहरण भी देखेंगे कि तापमान बढ़ाने से कैसे वाष्पीकरण तेज होता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से किस प्रकार से वाष्पीकरण तेज होता है, और हवा का प्रवाह, अगर सतह के पास हवा चल रही हो तो वाष्पीकरण तेज हो जाता है, क्योंकि वाष्पित अणु तुरंत हवा के साथ हट जाते हैं। हवा अपने गतिज ऊर्जा के कारण अणुओं को उस स्थान से हटाकर दूर ले जाती है, उसको उड़ा ले जाती है। और दबाव, अगर वायुमंडलीय दबाव, वाष्पीकरण अधिक होता है। वायुमंडलीय दबाव यदि कम है तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वायुमंडलीय दबाव अधिक होने के कारण वाष्पीकरण भी कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा दबाव होगा उतना ही वाष्पीकरण कम होगा, और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। इससे संबंधित हम एक और कारक के बारे में सुने हैं, आर्द्रता। अगर वायुमंडल में नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और वायुमंडल में नमी अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, इसका कारण यह होता है कि वायुमंडल में नमी अधिक होती है, और गर्मी के दिनों में वायुमंडल में वाष्प के कण कम होते हैं, अर्थात नमी कम होती है, और वाष्प के कणों को, जो जल के अणु होते हैं, उनको पर्याप्त जगह होती है और आसानी से वो वाष्पित हो सकते हैं। तो एक आर्द्रता भी एक कारक होता है। यहाँ पास हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है, अर्थात कोई भी गर्म द्रव, चाय या दूध रखें तो जल्दी ठंडा होता है। तेज हवा में कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं, किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं और क्यों सूखते हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पास देखिए, जो मटके के ऊपरी सतह पर ये जल की बूंदें दिख रही हैं, इन जल की बूंदों में हमें देखना है कि यहाँ पास जैसे ये जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पास ये जल की बूंदें हैं, आसपास से ये ऊर्जा को प्राप्त करती हैं, यहाँ से ये सभी ऊर्जा को प्राप्त करके, और इस ऊर्जा को प्राप्त करके यहाँ से ये वाष्पित हो जाती हैं, ऊपर की ओर ये चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं अणु। और निकलने के बाद जो यहाँ की ऊर्जा होती है, यहाँ पर ऊर्जा नहीं होती है, जो भी ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को लेकर ये वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। तो यहाँ वाष्प की कमी, ऊष्मा की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसकी जो ये सतह है, ये संपूर्ण सतह यहाँ से ये पूरी ठंडी हो जाती है, ये पूरी सतह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और इसके ठंडी होने की वजह से इसके अंदर का जो पानी होता है वह भी ठंडा हो जाता है। तो मटके की सतह से जो जल की बूंदें होती हैं आसपास से ऊष्मा लेती हैं और वाष्पित हो जाती हैं, इसीलिए मटके की सतह ठंडी होती है और उसके फलस्वरूप अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर या नेल का थिनर जो होता है, नेल पॉलिश का थिनर जो होता है, उसको यदि हम हथेली में डालेंगे तो हथेली में बहुत ठंडे लगते हैं, क्योंकि ये वाष्पशील पदार्थ हैं और बहुत जल्दी ही ऊष्मा को अवशोषित करके वहाँ से वाष्पित हो जाते हैं और वो हमें ठंडा लगता है। पेट्रोल भी अगर हमारे हाथ में टच करते हैं तो बहुत ठंडा लगता है, जैसे अपने हाथ पर डालेंगे तो बहुत ही ठंडा लगेगा। कारण यही है कि वो भी वाष्पशील पदार्थ है और वो भी आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करता है और वाष्पित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि मटके का पानी क्यों ठंडा होता है। उसका कारण यही होता है कि मटके की जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से पानी की बूंदें वापस उसके सतह पर आती हैं, बाहर निकल आती हैं और वो बूंदें ऊष्मा को शोषित करके वातावरण में चली जाती हैं, जिसके कारण उसकी सतह ठंडी होती है और पानी भी ठंडा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पास देखिए, गर्मी के दिनों में कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, जबकि क्लाउडी डे अर्थात जो बरसात का दिन होता है उसमें कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इसी प्रकार जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा चलने में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि साधारण के दिनों में जब हवा तेज नहीं चल रही होती है तो कपड़े देरी सूखते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं को यह हवा उड़ा कर ले जाता है, वहाँ से जल के अणु जल्दी हट जाते हैं। गतिज ऊर्जा के कारण इन पानी के अणुओं में भी गति आती है और ये दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे कि इवेपोरेशन होता कैसा है। एक्चुअली में वाष्प के जो ये सतह में जो अणु होते हैं, सतह के अणु ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ये देखिए, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और ऊष्मा को अवशोषित करके वो ऊपर की ओर चले जाते हैं और ये ऊपर जा करके ठंडे हो जाते हैं।
तो सतह से ये दूर जाते हैं और ठंडे होते हैं। यही कारण होता है कि गर्मी के दिनों में जब हम सूती कपड़े पहनने को हमें एडवाइस दिया जाता है, तो सूती कपड़े पहनने से पसीना जो छूटता है वो कपड़े अवशोषित करते हैं और वो पसीना का जो जल के अणु हैं वो आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और वायुमंडल में चले जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण हमें कपड़ा ठंडा महसूस होता है और हमें गर्मी से राहत महसूस होती है। यही कारण होता है सूती कपड़े पहनने का भी। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये भी एक प्रश्न आता है। और ठंडी के दिनों में हमें काले कपड़े पहनना चाहिए, इसके संबंध में भी प्रश्न होता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में क्या होता है कि ठंडी के दिनों में जो काला रंग होता है बहुत ऊष्मा को अवशोषित करता है और गर्म रखता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे इसमें वाष्पीकरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तापमान नियंत्रण, वाष्पीकरण के कारण हमारा वातावरण का और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वातावरण और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जैसे पसीना वाष्पित होकर शरीर को ठंडा करता है। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि पसीना हमारे शरीर से छूटता है और वाष्पित होता है। वाष्पित होने के कारण हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, तो हमारे शरीर के तापमान का ये नियंत्रण करता है। और एक होता है जल चक्र का, तो जल चक्र के बारे में भी इसका बहुत ही विशेष महत्व है। वाष्पीकरण का प्राकृतिक जल चक्र में महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे पानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में पहुंचता है और फिर वर्षा के रूप में वापस आता है। तो यहाँ पास हम जल चक्र के विषय बारे में भी हम वाष्पीकरण को देख सकते हैं कि पानी वाष्पित होता है, ऊपर जाकर पानी का संघनन होता है, जो गैस के रूप में गए वापस फिर से वो द्रव के रूप में बनता है, क्योंकि वह ऊपर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने से वो जल संघनित होता है और जल छोटी छोटी बूंदों में पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं और वो फिर नीचे की ओर गिर जाती हैं। उसका घनत्व अधिक बढ़ता है और उसके घनत्व अधिक बढ़ने के कारण फिर वो जल की बूंदें क्या होती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो वर्षा भी किस कारण से होती है, उसमें भी वाष्पीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये दो प्रमुख योगदान है वाष्पीकरण के। और भी योगदान जैसे अभी हमने पढ़ा है, मटके के पानी को ठंडा करना वाष्पीकरण के कारण होता है। हमें कपड़े, सूती कपड़े पहनते शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, वो भी इसी का कारण है। तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें होते हैं, है ना। फर्श में जैसे हम पानी गिर जाए तो उसको हम फैला देते हैं, सतह को बढ़ा देंगे, तो सतह को बढ़ा देने से क्या होता है, वह जल्दी सूख जाता है। कपड़े को अगर हम इकट्ठा लपेट कर रखेंगे गीले कपड़ों को, तो वह जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर उस कपड़े को हम फैला देते हैं, अर्थात उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में हमने देखा है। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और किस प्रकार के जानकारी और आप हमसे चाहते हैं उसके बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। आप हमारा सपोर्ट इसी प्रकार करते रहें। आगे निरंतर और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो और नई जानकारी वाले वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।